तो अब दोस्तों बात करते हैं हम ड्रम लिंस की। तो ड्रम लिंस क्या होते हैं? आर स्मूथ ओवल शेप्ड रिजेस, यानी स्मूथ होंगे। और ड्रम आपने देखा है बजाने वाला जो ड्रम होता है या ढोलक होता है तो कैसे ओवल शेप्ड में होता है कुछ कुछ। तो ये ओवल शेप्ड रिजेस होती हैं, लाइक फीचर्स, यानी रिज जैसी ये होती हैं, ओवल शेप होंगी रिज। और क्या ये कैसे कंपोज होती हैं? कंपोज मेनली ऑफ ग्लेशियर टिल, यानी जो ग्लेशियर से यहाँ पे डिपॉजिट लेके आया जा रहा है, सेडिमेंट्स जो हैं उससे बनती हैं ग्लेशियर टिल, जिनको हम कहते हैं, विथ सम मासेस ऑफ ग्रेवल एंड सैंड, और जिसमें ग्रेवल और सैंड भी देखने को मिलता है। द लॉन्ग एक्सिस ऑफ ड्रम लिंस आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द आइस मूवमेंट। और ये कैसे होते हैं? जैसे अब आपकी अगर बर्फ है और इधर को जा रही है मेल्ट होके, तो ये जो ड्रम लिंस ऐसे बनने वाले हैं ये किसके तरफ बनेंगे? ये पैरेलल बनेंगे। कहाँ से? जिस तरफ आपकी आइस की मूवमेंट हो रही है। वैसे ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऐसे कोई जा रही है तो यहाँ पे ये अगर इसको फॉर्म यहाँ से इरोजन करेगी तो बीच में कुछ बनाएगी या साइड साइड में कुछ बनाएगी। तो ये ऐसे ही फॉर्मेशन इसका होता है टू द डायरेक्शन ऑफ आइस मूवमेंट। दे मेजर अप टू 1 किलोमीटर इन लेंथ, और ये छोटे मोटे नहीं होते, 1-1 किलोमीटर के होते हैं लेंथ में, 30 मीटर और सो इन हाइट, और 30 मीटर तक ये बड़े हो सकते हैं। वन एंड्स ऑफ ड्रम लिंस फेसिंग द ग्लेशियर कॉल्ड द स्टॉस, और एक एंड जो कि किस तरफ होता है? फेस करता है ग्लेशियर को, उसको स्टॉस कहते हैं, स्टॉस एंड कहेंगे। एंड इज ब्लंटर एंड स्टीपर, और वो ज़्यादा ब्लंट होगा। ब्लंट मतलब क्या होता है और स्टीपर मतलब क्या होता है? यानी अब जब कहीं पे कोई फोर्स ज़्यादा लगेगी तो वो एकदम ब्लंट होता, मतलब वहाँ पे जो शार्पनेस होगी वो ज़्यादा नहीं होगी, वो आके ऐसे ऐसे होता है। ब्लंट ऐसे मतलब खड़ा खड़ा सा होगा। और स्टीप ज़्यादा होगा, यानी उसमें स्लोप जो है वो ग्रेडियंट कम होने वाला है। तो आपने देखा होगा कि जैसे धार होती है किसी चीज़ में, ब्लंट हो गई, यानी इसका नोकीलापन जो है वो गायब हो गया, अभी चक्कू काटेगी नहीं, तो वो चीज़ होती है। इस ब्लंटर एंड स्टीपर देन द अदर एंड, दूसरे एंड के कंपैरिजन में, जिसको हम टेल कहते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है कि ऐसे ये अगर आगे है तो आगे वाला कुछ ऐसे होगा, थोड़ा ब्लंटर होगा, ज़्यादा स्टीपर होगा, और उसी के साथ यहाँ पे जो इधर वाला होगा ये ज़्यादा स्टीपर होगा, ये जिसको हम टेल कहेंगे। और ये कैसे है? ये ऐसे नहीं है, वो ऐसे ऐसे बना हुआ है, ऐसे, मतलब ये जो ये ज़मीन है अगर, तो ये ऐसे है, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा है, यानी ऐसे समझिए, थोड़ा 3D में होता है ना, तो ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू होता है तो टॉप व्यू में कुछ वैसा आपको लगने वाला है। ड्रम लिंस फॉर्म ड्यू टू द डंपिंग ऑफ रॉक डेब्रिस बीनीथ हैवीली लोडेड, तो ये बनते क्यों हैं? किस वजह से? डंपिंग ऑफ रॉक डेब्रिस, जब रॉक की जो डेब्रिस है वो डंप करती है किस जगह पे? बीनीथ हैवीली लोडेड आइस, जब हैवीली लोडेड आइस के बीच में, मान लीजिए अब जैसे कि एक आपका सरफेस है, रॉक डेब्रिस है, अब इसके ऊपर हैवीली लोडेड आइस है, इसके ऊपर आइस का लोड है बहुत ज़्यादा, थ्रू फिजर्स इन ग्लेशियर्स, जब यहाँ के ग्लेशियर्स में फिजर्स होते हैं। फिजर्स क्या होते हैं? ये आप जो है पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। दिस टॉस एंड गेट ब्लंटेड ड्यू टू पुशिंग बाई मूविंग आइस, और ये ब्लंटेड क्यों होते हैं? क्योंकि ये पुश किए जा रहे हैं बार बार मूविंग आइस से। और ड्रम लिंस गिव एंड इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ ग्लेशियर मूवमेंट, और जो ड्रम लिंस होते हैं वो क्या करते हैं? गिव एंड इंडिकेशन, वो एक इंडिकेशन देते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ग्लेशियर मूवमेंट किस तरफ है। फॉर एग्जांपल, जिस तरफ ब्लंट है उस तरफ से आया हुआ है ग्लेशियर, और जिस तरफ टेल है उस तरफ से ग्लेशियर गया हुआ है, तो इससे हमें डायरेक्शन की पता चल जाती है। और आप यहाँ पे देखेंगे, और फीजर्स मतलब ऐसे फीजर्स आपका ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, अगर आप खोल के देखेंगे तो ऐसे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। फिजर्स ऐसे छोटे छोटे उसमें जैसे शेप्स बन जाते हैं, और आप गड्ढे के रूप में उसको समझ सकते हैं। वेव एंड करेंट्स की बात करता हूँ तो कोस्टल प्रोसेस आर फॉर्म्ड मोस्ट डायनेमिक एंड, जो वेव्स और करेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? कोस्टल प्रोसेसेस, यानी जो हमारे कोस्टल प्रोसेस होती हैं आर मोस्ट डायनेमिक, वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक होती हैं और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होती हैं। क्यों? क्योंकि अब कभी सुनामी आ गई, कभी लो टाइड, कभी हाई टाइड, कभी ज़्यादा फोर्स आ रही है, कम आ रही है, कुछ ऐसा ऐसा इधर उधर होता रहता है, तो कोस्ट लाइन चेंज होती रहती हैं, ऑलवेज वहाँ पे डिनंडेशन होता है, इरोजन होता रहता है। तो अभी मैंने तभी आपको एग्जांपल बताया था उस लेक्चर में कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए ऐसे कोई सरफेस है, ये रॉक है, अब धीरे धीरे यहाँ पे आने लगा पानी, पानी आने लगा, ये इसके अंदर जाने लगेगा, जाने लगेगा, जाने लगेगा, जाने लगेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ऐसे शेप में हो जाएगी आपकी रॉक, फिर यहीं से डाइवर्स जाके यहीं से जंप करते हैं। तो ये मैंने आपको पहले बताया था, दैट्स द रीजन व्हाई यू शुड रिमेंबर इट। सो डोंट यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द कोस्टल प्रोसेस एंड फॉर्म।
क्या आपको नहीं लगता कि हमें इसके बारे में पढ़ना चाहिए? तो हमें तो सब कुछ लगता है, सब पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, सम ऑफ द चेंजेस अलोंग द कोस्ट टेक प्लेस वेरी फास्ट, और जो कुछ चेंजेस होते हैं इन कोस्ट के अलोंग में वो बहुत तेज यानी वेरी फास्ट टेक्स प्लेस, वहाँ पे जो रेट होता है वो फास्टर होता है चेंजेस का। एट वन प्लेस, अगर एक जगह देखेंगे, देयर कैन बी इरोजन इन वन सीजन एंड डिपोजिशन इन अनदर सीजन। तो एक टाइम पे तो वहाँ पे आया, एक सीजन में ऐसे इरोजन कर दिया और दूसरे सीजन में वहीं पे डिपोजिशन भी हो गया, यानी जो गया था वो वापस भी आ गया। तो ऐसी चीज़ें होती हैं इन अनदर। एंड मोस्ट ऑफ द चेंजेस अलोंग द कोस्ट आर अकम्प्लिस्ड बाय वेव्स। और अब वेव्स है, जब ओशन है तो उसमें वेव्स होगी, तो वहाँ का ड्राइविंग फैक्टर कौन होगा? वेव्स, क्योंकि वेव आ रही है, वेव जा रही है। ग्लेशियर में है आइस होगा, कहीं और जाएंगे आप पहाड़ों में, अगर वहाँ पे पत्थर है तो पत्थर होगा, और पानी से आ रहा है तो पानी होगा। कहीं रेगिस्तान में विंड चल रही है तो विंड होगा, पानी तो वहाँ है नहीं। तो आपकी वेव्स जहाँ हैं समुद्र में, तो समुद्र में क्या होगा? आपकी वेव्स होंगी, पानी होगी। और पानी कैसे चल रही है? वेव्स से चल रही है। तो मोस्ट ऑफ द चेंजेस किससे होती हैं? वेव से होती हैं। जब वेव्स, व्हेन वेव्स ब्रेक, अब जब वेव ब्रेक करती हैं, द वाटर इज थ्रोन विद ग्रेट फोर्स ऑन टू द शोर। और यहाँ पर वाटर जो है बहुत तेजी से आता है शोर की तरफ। आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे पानी आता है, फिर ऐसे चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, एंड साइमल्टेनियसली ये प्रक्रिया चलती रहती है। देयर इज़ अ ग्रेट चर्निंग ऑफ सेडिमेंट्स ऑन द सी बॉटम। और यहाँ पे जो सेडिमेंट होते हैं ना, उनकी चर्निंग होती रहती है। वो आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो जहाँ टकराते हैं वहाँ रगड़ के जाते हैं। रगड़ दिया तो क्या हो गया? यहाँ से ये चीज़ें नीचे से इरोड होना, डिन्यूड होना स्टार्ट हो जाएंगी। कांस्टेंट इम्पैक्ट ऑफ ब्रेकिंग वेव्स ड्रास्टिकली अफेक्ट द कोस्ट। और ये जो कांस्टेंट इम्पैक्ट है ब्रेकिंग वेव्स का, ब्रेक्स वेव आई फिर रुकी, ब्रेक कर गई, फिर गई, आई गई, ऐसा वैसा जो होता रहता है, ये अफेक्ट करता है कोस्ट को। स्टॉर्म वेव्स एंड सुनामी वेव्स, जो स्टॉर्म की वेव आती हैं, सुनामी की वेव आती हैं। अब हमेशा तो सब दिन होतना एक समाना, तो ऐसे हर दिन एक समान नहीं होता जिस प्रकार से, उसी प्रकार से कभी कभी अंदर कुछ प्लेट टेक्टोनिक हो जाता है। कहीं सुनामी थोड़ी सी है, अर्थक्वेक आ गया है, अर्थक्वेक आया, प्राइमरी वेव आएगा कि सेकेंडरी वेव आएगा, कौन सा वेव आएगा मैंने पढ़ाया हुआ है। तो वो वेव आई और वो ऐसे ऐसे चली चली चली, और उसी के साथ उसने थोड़ा सा जब शेक किया नीचे वाली लेयर को, नीचे वाली लेयर शेक हुई, तो वहाँ से ऊपर फिर एक वेव का फॉर्मेशन हुआ। जैसे मैंने बताया था कि आप अगर किसी टाठी में पानी ले लोगे और उस टाठी में, पतीले में पानी लेकर के नीचे से ऐसे मारोगे, तो पूरे ऊपर तक वो वेव जो है वो आएगी, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो कुछ ऐसा ही होता है, नीचे वहाँ पे अर्थक्वेक आया, वेव चली, तो हो सकता है वहाँ पे कटिंग ज़्यादा कर दे, इरोजन ज़्यादा कर दे, ठीक है, और आसपास जो हो सबको बहा के ले जाए। बोले तो बहुत चौड़, अब एक चट्टान है समुद्र के पास में और बहुत दिन से चौड़ चौड़ में है, देखता है अरे आ नहीं पाएगी तो मेरे पास। अब एक दिन सुनामी आई, बोला आज तुमको मैं निपटा दूंगी, आई, उसके बाद उसको ट्रिब्यूट कर दिया। बोले देखा पहुंच गई ना, मैं समुद्र को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैन कॉज फॉर रीचिंग चेंजेस इन अ शॉर्ट पीरियड, यानी एक कम समय में, कम अंतराल में फार रीचिंग चेंजेस कर देती हैं, बहुत चेंजेस कर देती हैं। ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देन नॉर्मल ब्रेकिंग वेव्स। अब जो धीरे धीरे रोज रोज आ रही थी, लौट जा रही थी, फिर जाके कहती मम्मी ये हमको चिढ़ाता है, और फिर कहती हैं तुम समुद्र की शक्तियों को हल्के में ले रहे हो धूर्त, तुमको मैं अपनी शक्तियों से वाकिफ कराती हूँ, और अर्थात अब बच नहीं सकते। एज वेव इन्वायरमेंट चेंजेस, और जैसे ही वेव का इन्वायरमेंट चेंज होता है, द इंटेंसिटी ऑफ द फोर्स ऑफ ब्रेकिंग वेव चेंजेस। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होती है ब्रेकिंग वेव की वो चेंज हो जाती है। तो वेव अंदर जाएगी और उसको ताकत मिलेगा, फिर लौट के आएगी, फिर कहेगी अब मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, और इस ब्रह्मास्त्र से मैं तुम्हारे अहंकार को चूर चूर कर दूंगी। तो इस ब्रह्मास्त्र से अब मैं तुम्हारे अहंकार को चूर चूर करूंगी। तो उसके पास पहुंच के उसको डिन्यूट कर देती है, और वो रॉक डिन्यूट हो जाती है, डिनोडेशन हैवी हो जाता है, ठीक है। एज वेव इन्वायरमेंट चेंजेस, जैसे ही वेव का इन्वायरमेंट चेंज होता है, इंटेंसिटी ऑफ फोर्स ब्रेकिंग वेव चेंजेस। तो यहाँ पे उसकी जो फोर्स होती है वो चेंज हो जाती है, ब्रह्मास्त्र लेके आती है और ज़्यादा बवाल मचाती है। डू यू नो अबाउट द जनरेटिंग फोर्सेज बिहाइंड वेव्स एंड करंट, क्या आपको पता है जनरेटिंग फोर्सेज के बारे में जो कि बिहाइंड वेव्स होती हैं या करंट होती हैं? इफ़ नॉट, रिफर टू द चैप्टर ऑन द मूवमेंट इन द ओशन वाटर एंड आई हैव ऑलरेडी मेक यू स्टडी ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो मैंने पढ़ाया हुआ है, आई हैव टॉट, सो आप जाके पढ़ सकते हैं। अदर देन द एक्शन ऑफ वेव, तो अदर देन द एक्शन ऑफ वेव, अब
इसके अलावा द कोस्टल लैंडफॉर्म डिपेंड अपॉन, जो कोस्टल के लैंडफॉर्म होते हैं कोस्ट वाले, वो किस पर डिपेंड करते हैं? द कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड एंड सी फ्लोर, कि लैंड और सी फ्लोर का कन्फिग्रेशन कैसा है। वेदर द कोस्ट इज एडवांसिंग, इमर्जिंग, क्या जो कोर्स है वो एडवांसिंग या इमर्जिंग सीवर्ड, क्या वो सीवर्ड की तरफ है जा रहा है, बढ़ रहा है, और रिट्रीटिंग यानी लैंडवर्ड की तरफ हो रहा है। अब ये कैसे होगा? ये बड़ा सिंपल सी प्रोसेस है। यानी एडवांसिंग का मतलब क्या होगा? एडवांसिंग सीवर्ड मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोस्ट जो है वो जा रहा है इसकी सी की तरफ। कैसे? जब आएगी नीचे से कोई पत्थर है, नीचे से कट रही है, तो वहाँ पे क्या होगा? उसकी तरफ वो बढ़ने लगेगी। या फिर सेडिमेंटेशन जो है ज़्यादा होने लगेगा। आप किसी बेसिन्स में देखेंगे तो वहाँ भी एडवांसिंग हमें लगेगा कि जो कोस्ट है वो ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। रिट्रीटिंग में क्या होगा? आएगी, काटेगी और अब वो काट काट के आगे की तरफ बढ़ रही है, तो ये रिट्रीटिंग हो जाएगा। अज्यूमिंग सी लेवल टू बी कांस्टेंट, अगर हम सी लेवल को कांस्टेंट मान लेते हैं तो दो टाइप के कोस्ट कंसीडर किए जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कोस्टल लैंडफॉर्म, तो इससे हम फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं एवोल्यूशन कैसे होता है। एक हाई रॉकी कोस्ट, एक होता है हाई रॉकी कोस्ट जिसको हम सबमर्ज्ड कोस्ट कहते हैं, और एक लो स्मूथ एंड जेंटल स्लोपिंग सेडिमेंट्री कोस्ट जिसको एमर्ज कोस्ट कहते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हाई रॉकी कोस्ट क्या होती हैं? अलॉन्ग द हाई रॉकी कोस्ट, अगर आप हाई रॉकी कोस्ट देखेंगे, द रिवर्स अपीयर टू हैव बीन ड्रॉन्ड विद हाई इरेगुलर कोस्ट लाइन। तो यहाँ पे हाई रॉकी कोस्ट में क्या होंगी? जो रिवर्स होंगी वो ऐसे ही लगेंगी जैसे वो जा करके हाईली इरेगुलर कोस्ट लाइन बना रही हैं और जाके उसी में डूब रही हैं या उसी में मिल रही हैं। द कोस्ट लाइन अपीयर्स हाईली इंडेंटेड, और वो बहुत ज़्यादा इंडेंटेड लगेगा विथ एक्सटेंशन ऑफ वाटर इनटू द लैंड वेयर ग्लेशियर वैलीज फिजर्स आर प्रेजेंट। और ऐसा होता है कि वहाँ पे वैली जैसी फॉर्मेशन से और जाके समुद्र में मिल रही है, बहुत बड़ी बड़ी वैलीज बना रही हैं, जैसा कि आपने बहुत जगह देखा है। हिली एरियाज़ में अगर आप देखेंगे, जो जाके आपके ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट में नदियाँ हैं, वो जाके जो मिल रही हैं तो वो वैली बनाएंगी। आपके कोलोराडो प्लेट्यू वगैरह में चले जाएंगे और उधर आपकी जो अमेरिका साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत हैं, और वैसे जहाँ जहाँ पे आपके रिवर ऐसी जगह पे हैं जहाँ वो मिल रही हैं और उसमें हिली रीजन है, उसमें रॉक्स हैं, हार्ड रॉक्स हैं, तो वो वैलीज बनाती हैं, वैली के फॉर्म में जाके मिलती हैं। तो यही चीज़ कह रहा है। द हिल साइड ड्रॉप ऑफ शार्पली इनटू द वाटर, और हिल साइड जो है शार्पली इनटू द वाटर, पानी की तरफ, और पानी में ऐसा लगता है कि जैसे वो शार्पली गिर रहा है या फिर उसी में जाके सबमर्ज हो रहा है, मिल रहा है। शोर्स डू नॉट शो एनी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, और यहाँ पे कोई भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जैसी चीज़ हमें नज़र में नहीं आती इनिशियली, शुरू में। इरोजन फीचर डोमिनेट, और यहाँ पे जो इरोजन है वो डोमिनेट करता है। फिर बात करते हैं कि अलॉन्ग हाई रॉकी कोस्ट, जो हाई रॉकी कोस्ट होते हैं वो वेव्स ब्रेक विद ग्रेट फोर्स। अब वेव जो वहाँ पे होती हैं वो ब्रेक करती हैं ग्रेट फोर्स से अगेंस्ट लैंड, शेपिंग द हिल साइड इनटू क्लिफ। क्यों? अब देखिए, जैसे आप ऐसे हैं, अब आप वेव हैं, अब ये मेरा कोस्ट है, तो यहाँ पे मैं आया, जब तक मेरे पास ताकत थी तब तक मैं यहाँ पे आया, धीरे धीरे आया, इस पे ऊपर चढ़ने लगा, और फिर यहाँ पे मेरी ताकत ख़त्म हुई, फिर मैं रिट्रीट कर गया। लेकिन यहीं पे एक दीवार लगा दीजिए, फिर ऐसे वेव आई, और जैसे ही वेव आती है यहाँ पे ऐसे दीवार है, क्लिप है, तो ये वेव बताइए जल्दी ब्रेक हो जाएगी, यानी ज़्यादा फोर्स के साथ ब्रेक होगी, तो इस दीवार पे ज़्यादा फोर्स लाएगी। और एक है जो ऐसे है, ये आपका कोस्ट बन गया है ये, और ये आपका पानी है। अब यहाँ से वेव आएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ तक चली जाएगी, फिर यहाँ से आराम से लौटेगी, धीरे धीरे वो जब लैंड पे आएगी, फ्रिक्शन होगा, थोड़ा उसका पावर कम होगा, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, तो फिर जब उसकी पावर कम होगी, एनर्जी कम होगी, लौट जाएगी। और एक जगह उसकी एनर्जी तो ज़्यादा ही है, लेकिन ये जाके दीवार से डायरेक्ट रॉक से टकरा रही है। तो वही कह रहा है कि वेव कट प्लेटफॉर्म्स बना देते हैं, यानी वेव के द्वारा जो कट होते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपको नज़र में आने वाले हैं। तो जब तक आपकी रॉक यहाँ पे जब तक पानी रहेगा, यहाँ टकराता रहेगा, तो यहाँ पहले ऐसे था, इसको काट के इसने ऐसे कर दिया, फिर और ऊपर गया, और ऊपर जब यहाँ तक था, फिर इसको काट के इसने और ऊपर कर दिया, फिर यहाँ ऊपर, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ तक काट दिया है। अब इसके ऊपर वाली भी जो रॉक है, इसके ऊपर भी तो कुछ होगा, फिर इसको काटते हुए, इसको आगे काटते हुए आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे, फिर ऐसे ये सबको काटते जाएगा, यानी यहाँ पे ऐसे फिर एक दिन ऐसा आएगा कि इसको भी काटेगा, उसको काटेगा। या फिर यहाँ पे लो टाइड हो रही है, पहले इसको काटा, फिर यहाँ पे आया, इसको काट रहा है, उसको काट रहा है, यानी वो धीरे धीरे ऐसे सबको काटता जाता है। वेव कट
प्लेटफॉर्म बन जाते हैं इन फ्रंट ऑफ सी क्लिप्स के आगे वेव्स ग्रेजुअली मिनिमाइज द इरेगुलरिटीज अलॉन्ग द शोर। और वेव्स जो होती हैं, जो इरेगुलरिटी है, अब कहीं पे मान लीजिए ऐसे क्लिप है, अब इसको आई ऐसे काटी सबको काटते इसको लगभग बराबर सी करने की कोशिश करेगी, और जो यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ हैं वो कम होगी। क्यों? क्योंकि अब वेव है एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में आ रही है और एक साथ सभी आ रही है। ऐसा थोड़ी है कि आधे जाओ पहले, बाद में मैं आऊँगी, और ऐसे ऐसे आ रही है, अलग अलग जगह पे अलग इम्पैक्ट है, ऐसा तो होता नहीं है। तो इरेगुलरिटी वहाँ पे कम होती है। द मटेरियल विच फॉल्स ऑफ, और इनसे जो मटेरियल गिरता है एंड रिमूव फ्रॉम सी क्लिप, जो कि सी क्लिप से मटेरियल अब गिरेगा, जब उसको काटेगी इरोजन होगा तो कुछ तो गिरेगा। ग्रेजुअली ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट, ये धीरे धीरे छोटे छोटे स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, रोल करते हैं, राउंडनेस गोले गोले हो जाएंगे, जो कि डिपॉजिट कहाँ होते हैं? ऑफशोर। तो इसीलिए आपने बहुत जगह देखा होगा कि समुद्र के नीचे बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिलते हैं, कहीं गोले गोले से पत्थर मिलेंगे, कहीं पे इतने बड़े बड़े बाउल्डर्स देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें हैं, कहीं पे बाउल्डर देखने को मिलेंगे तो शेप्स इनके बेटर आपको नज़र में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे वो इरोजन हुआ और वो फ्रेगमेंट जो है वो कट के नीचे गिरे हैं। आफ्टर अ कंसिडरेबल पीरियड, एक कंसिडरेबल यानी एक अच्छे खासे पीरियड के बाद, ऑफ द क्लिफ डेवलपमेंट एंड रिट्रीट व्हेन द कोस्ट लाइन टर्न समवॉट स्मूथ, और जब ये कोस्ट लाइन समवॉट स्मूथ हो जाती है, पीरियड ऑफ क्लिफ डेवलपमेंट एंड रिट्रीट, और वो रिट्रीट करने लगते हैं, ठीक, विद द एडिशन ऑफ सम मोर मटेरियल, और यहाँ पर कुछ और मटेरियल का एडिशन हो जाता है डिपॉजिट में, ऑफशोर पर जो प्रेजेंट है। ए वेव बिल्ट टेरेस, एक वेव के द्वारा बिल्ट करी गई टेरेस वुड बी डेवलप इन फ्रंट ऑफ द वेव कट टेरेस, यानी वेव कट टेरेस के आगे एक वेव बिल्ट टेरेस बन जाती है। यानी ये जगह तो वो एक टेरेस काट रहा है, लेकिन जब वो काट रहा है तो दूसरे के साथ फ्रेगमेंट आए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब इसने इसको काटा, ऐसे आया, इसको काटा तो यहाँ से कुछ तो निकला होगा। जब ये ऐसे ऐसे था तो यहाँ से जब इसने कुछ काटा तो यहाँ पे फिर डिपॉजिट जो होती हैं, तो एक डिपॉजिट भी तो होगी, तो ऐसे डिपॉजिट टेरेसेस भी बना देता है। अब फिर मान लीजिए थोड़े डिपॉजिट हैं, कुछ तो अंदर लेके गई, कुछ बाहर लेके आई, अंदर लेके गई, बाहर लेके आई, तो कुछ इधर उधर हो गए, लेकिन जो कुछ बचे हैं जब वो हटेगा तो वहाँ पे हमें वो देखने को मिलेंगे। एज द इरोजन अलोंग द कोस्ट टेक प्लेस, गुड सप्लाई मटेरियल बिकम्स अवेलेबल टू लॉन्ग शोर करेंट्स, तो जैसे जैसे इरोजन कोस्ट के अलॉन्ग होता रहता है तो एक गुड सप्लाई हो जाती है मटेरियल्स की, बिकम अवेलेबल टू लॉन्ग शोर करेंट्स, यानी ऐसी शोर करंट जो कि लॉन्ग शोर्स पर जाती हैं, लॉन्ग शोर करंट होती हैं पूरे शोर पर, जो आपको देखने को मिलेगी। एंड वेव टू डिपॉजिट देम एज बीचेज अलॉन्ग दी शोर्स, और इसी से जो है धीरे धीरे वो छोटे छोटे सैंड पार्टिकल बनाएंगे और बहुत जगह वो बीचेस का निर्माण करते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत दूर तक आपको क्या लगेगा देखने में, सैंड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे पत्थर देखने को मिलते हैं, तो बीचेस का निर्माण होता है। इसी प्रकार से बीचेस अलॉन्ग द शोर्स एज बार्स, एंड एज बार्स, और जैसे बार्स होते हैं, बार क्या होते हैं? लॉन्ग रिजेज ऑफ सैंड, ये लॉन्ग रिजेज होते हैं सैंड की, एंड सिंगल पैरेलल टू द कोस्ट, और ये या सिंगल होती हैं जो कि पैरेलल होती हैं। अब ऐसे ऐसे आपकी है, ये इधर से आ रही है, ठीक, ये पैरेलल है तो कोस्ट लाइन के ऐसे बनाएंगे तो ऐसे जाएगा ये, तो अब ये लौटा, फिर यहाँ पे जो पोजीशन होगी ये पैरेलल होगी, इसके लंबा लंबा थोड़ी होगा। जब ऐसे लेके कोई चीज़ आएगी तो ये लंबी लंबी ना लेके आएगी, ये ऐसे ऐसे लेके आएगी, तो ये कोस्ट के पैरेलल होंगी, ठीक। अब बार्स आर सबमर्ज्ड फीचर एंड व्हेन बार्स शो अप अबव द वाटर, जो बार्स होते हैं वो सबमर्ज फीचर होते हैं, और वे जब ये बार्स ऊपर दिखने लगते हैं पानी के, दे आर कॉल्ड बैरियर बार्स। तो अब मान लीजिए अब उसी के आगे ये दिखने लगा, इतना ज़्यादा डिपॉजिट हो गया तो वो ऊपर हो गया तो ये दिखने लगता है, इसको हम बैरियर बार्स कह देते हैं। जैसे एक लगून होता है, बीच में देखेंगे बीच में पानी होता है, फिर साइड साइड में उसकी एक बाउंड्री हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ऐसे है, वैसे कुछ है, ऊपर ऐसे निकल आया है, अब ये ऐसे दिखने लग गया तो इसको हम क्या कह दिए? बैरियर बार्स कह देते हैं। बैरियर बार्स विच गेट कीड अप टू द हेडलैंड ऑलवेज कॉल्ड स्पिट, और ऐसे बैरियर बार जो कि गेट कीड अप टू द हेडलैंड, और ये जो हेडलैंड की तरफ होते हैं, ऑफ बे जो खाड़ी है उसकी हेड की तरफ हो जाते हैं, बन जाते हैं, उनको स्पिट कहने लगते हैं हम। तो और व्हेन बैरियर बार्स एंड स्पिट, और ये जो बैरियर बार्स और स्पिट्स हैं ये फॉर्म्स एट द माउथ ऑफ बे,
और किसी बे के माउथ पर ही बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसे वे है, अब बे मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि ऐसे बे होगा, फिर उसका एक छोटा सा ऐसे रास्ता होगा, इधर उधर से बंद है, तो यहाँ के अगर इसके माउथ पे ये बनने लगेंगे तो फिर ये लगून का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए पूरा लगून होगा, तो क्या करेंगे, फॉर्म सा लगून, क्योंकि ये चारों तरफ से कवर्ड है, बस इसका इधर से खुला है, और अगर इसको भी कवर कर दिया तो ये लगून टाइप में हो जाएगा। ठीक, द लगून वुड ग्रेजुअली गेट फिल्ड बाई सेडिमेंट्स फ्रॉम द लैंड, और ये जो है धीरे धीरे लैंड के द्वारा जो सेडिमेंट आते हैं वो उससे कवर हो जाएगा। लो सेडिमेंट्री कोस्ट क्या होता है, अलोंग लो सेडिमेंट्री कोस्ट द रिवर्स अपीयर टू एक्सटेंड देयर लेंथ बाय बिल्डिंग कोस्टल प्लेन्स। तो लेट्स से लो सेडिमेंट्री कोस्ट के पास क्या होता है, द रिवर्स अपीयर, ऐसा लगता है कि जो रिवर्स हैं वो एक्सटेंड देयर लेंथ बाय बिल्डिंग कोस्टल प्लेन्स एंड डेल्टास, वो एक्सटेंड करती हैं अपनी लेंथ को क्या बना करके, कोस्टल प्लेन्स और डेल्टास बना करके। ठीक है, द कोस्ट लाइन अपीयर्स स्मूथ विद ओकेशनल इनकर्जन्स ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लगून्स एंड टाइडल क्रीक्स, और यहाँ पे टाइडल क्रीक और लगून के फॉर्म में जो ओकेशनल इनकर्जन होती है कोस्ट लाइन में वो हमें देखने को मिलेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द लैंड स्लोप्स, जो लैंड के स्लोप्स होते हैं, द लैंड स्लोप्स जेंटली इनटू द वाटर, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये जो लैंड है जो पहले से बहुत बड़ी बड़ी वैलीज टाइप में बनी हुई थी वो अब धीरे धीरे क्या होगी, जब वो डिनंडेट हो जाएगा और वहाँ से इरोजन होने लगेगा तो जेंटल स्लोप हमें देखने को मिलता है। मार्सेस एंड सम्स, जो मार्सेस और सम्स होते हैं में अबाउंड अलॉन्ग द कोस्ट, और ये हो सकते हैं अबाउंड कोस्ट के अलॉन्ग, डिपोजिशनल फीचर डोमिनेट, और यहाँ पे अब डिपॉजिट होने लगेगा ज़्यादा, यानी ज़्यादा चीज़ें आके वहीं रुकने लगेंगी। क्यों, क्योंकि अब तो ग्रेडियंट भी कम हो गया है और उधर आके ब्रेक ज़्यादा जल्दी हो नहीं रही है वेव, तो वेव ज़्यादा दूर तक आ रही है। ठीक, तो ऐसे होता है व्हेन वेव्स ब्रेक, और जब वेव ब्रेक होती हैं ओवर जेंटली स्लोपिंग सेडिमेंट्री, तो देखिए यही कह रहा है कि अगर वेव आगे जाएगी और जेंटली स्लोपिंग है तो धीरे 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 बहुत दूर तक जाएगी, उसकी एनर्जी लॉस होगी, फिर ऐसे आएगी तो यहाँ के जो बॉटम सेडिमेंट हैं गेट चर्नड, वो बॉटम नीचे वाले सेडिमेंट्स ऐसे रगड़ेंगे, चर्न होंगे, एंड मोर रैपिडली बिल्डिंग बार्स एंड मूव रैपिडली, और वो रैपिडली मूव करेंगे, क्या बनाएंगे, बार्स बनाएंगे, बैरियर बार बनाएंगे, स्पीड बनाएंगे और लगून्स बनाएंगे। लगून्स वुड इवेंचुअली टर्न इनटू स्वैम्स, और लगून्स ही ऐसे घिर करके फिर स्वैम्स का फॉर्मेशन ले लेते हैं, विच वुड सब्सिक्वेंटली टर्न इनटू कोस्टल प्लेन, और उसके बाद क्या होता है, वो कोस्टल प्लेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ द डिपोजिशनल फीचर्स डिपेंड्स अपॉन द स्टेडी सप्लाई ऑफ द मटेरियल। अब इसका मेंटेनेंस कब तक होगा, जब तक सप्लाई ऑफ मटेरियल चल रहा है। यहाँ पे अब इरोजन होगा, इरोजन भी तो एक प्रोसेस होती है, वो भी होती रहती है, डिनंडेशन भी होता रहता है, इरोजन हो रहा है, और यहाँ पे आके सेडिमेंटेशन भी हो रहा है, डिपोजिशन भी हो रहा है, तो यहाँ पर ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। तो अगर प्रॉपर सप्लाई मटेरियल का है तो मेंटेनेंस इसकी चलती रहेगी, ये हमें दिखते रहेंगे। स्टॉर्म्स एंड सुनामीज वेव कॉज ड्रास्टिक चेंजेस, और अगर बहुत स्टॉर्म आ गया, खतरनाक स्टॉर्म और सुनामी आ गई वेव्स की, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेके आएंगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सप्लाई ऑफ सेडिमेंट। मतलब सेडिमेंट का लोड हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें फोर्स तो ज़्यादा है। अगर किसी चीज़ में फोर्स ज़्यादा है, अब मान लीजिए कोई आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो तुम कितना भी बनाए रखे होगे तो धीरे धीरे वाली प्रोसेस थी वो तो बहा ही ले जाएगा। लार्जर रिवर विच ब्रिंग लॉट ऑफ सेडिमेंट, और बड़ी बड़ी नदियाँ जो हैं जो बहुत ज़्यादा सेडिमेंट लाती हैं, बिल्ड डेल्टाज, वो डेल्टाज बनाती हैं अलॉन्ग लो सेडिमेंट्री कोस्ट, वो लो सेडिमेंट्री कोस्ट के पास में। द वेस्ट कोस्ट ऑफ आवर कंट्री इज़ हाई रॉकी रिट्रीटिंग, और यहाँ पे जो आपका वेस्ट कोस्ट है, वही मैं आपसे कह रहा था कि वेस्टर्न घाट्स की तरफ देखेंगे तो ये हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट है, यानी ये हाई है और रॉक्स हैं, क्योंकि इधर हमें क्या देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट देखने को मिलते हैं। एन इरोजनल फॉर्म डोमिनेट इन द वेस्ट कोस्ट, और यहाँ पे इरोजन देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो हाई है, रॉकी है, तो जब ऐसे ब्रेक आएगी से, जब आपकी शोर्स पे ये वेव्स आ रही हैं, अब वेव ऐसे आएंगी तो उनको हाई रॉकी हिल मिलेगा, तो ये धीरे धीरे अगर प्लेन में होती धीरे धीरे जाती, धीरे धीरे ब्रेक होती, धीरे धीरे लौट के आती, लेकिन अब ये अचानक से आएंगी, अचानक से इसको मारेंगी, अचानक से जब इसमें लगेगा तो फोर्स ज़्यादा इस पे लगेगा, और इस पे जब इस पत्थर पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, इस रॉक पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो इसमें धीरे धीरे जो आपका इरोजन है वो होने लगेगा। द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया लो सेडिमेंट्री कोस्ट, तो ये लो सेडिमेंट्री कोस्ट होती हैं क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशनल फॉर्म्स होता है, यहाँ पे नदियाँ आई हैं और इधर उतना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलती रॉकी सर्फेसेस, तो आराम से गई, आराम से ब्रेक हुई, आराम से लौटी, तो डिपोजिशनल नेचर इसमें ज़्यादा होता है धीरे धीरे। व्हाट आर द वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन हाई रॉकी कोस्ट एंड लो सेडिमेंट्री कोस्ट, तो ये कह रहा है हाई रॉकी कोस्ट और लो सेडिमेंट्री कोस्ट के बीच का अंतर आप बताइए। इरोजनल लैंड फॉर्म्स में आता है क्लिफ, टेरेसेस, केव्स एंड स्टैक्स की बात करते हैं,
तो वेव जो क्लिफ्स होते हैं, टेरेसेस या फिर केव्स की बात करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसका फिगर अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए इसमें कोई फिगर देता ही नहीं है, फिगर इसमें नहीं देता, यही सही नहीं है। तो चलिए फिर से हम वही कहते हैं कि हम जीसी लियोंग पढ़ेंगे, उसमें सारे फिगर दिए हुए हैं। आप ऐसे मतलब गूगल वगैरह पे भी सर्च कर सकते हैं अगर आप पढ़ रहे हैं। वेव कट क्लिफ्स, जो वेव कट क्लिफ्स होती हैं और टेरेसेस होती हैं, और टू फॉर्म्स। तो ऐसे मुझे आदत पड़ जाती है ना, जैसे जीसी लियोंग वगैरह ज़्यादा पढ़ो तो जीसी लियोंग में एक एक चीज़ का हर डायग्राम है। और अगर आप सविन सिंह पढ़ते हैं, सविन सिंह जी की बुक है, उसमें पढ़ेंगे तो उसमें भी अलग अलग लैंड फॉर्म्स के दिए गए हैं। ओशिनोग्राफी उनकी पढ़ेंगे तो उसमें भी एक एक चीज़ की फिगर है, बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है। तो फिगर देखकर फिर समझने में और मज़ा आता है। तो फिगर की आदत पड़ जाती है आपको। और एक बार आप अगर ज्योग्राफी फिगर देख करके, मैप देख करके इससे सीखेंगे तो आपके दिमाग में भी बैठेगी लॉन्ग टाइम के लिए। आप उसको लिख भी पाएंगे अपने शब्दों में और उसका यूज़ भी समझ सकते हैं। अच्छा ये चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं, इंटरलिंक भी कर पाएंगे। तो रैदर देन ये आप थियरी पढ़ के कभी भी आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते, कभी नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएंगी। आप कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन जब आप थियरी जब तक पढ़ते रहेंगे और उसको फील नहीं करेंगे, उसको आप अपने दिमाग में बैठाएंगे नहीं, इमेजिन नहीं करेंगे कि व्हाट इज़ द प्रोसेस एक्चुअली गोइंग ऑन, तो ज्योग्राफी इज़ अ गेम ऑफ इमेजिनेशन। जैसे आपका फिजिक्स होता है, फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि हाँ ये करंट है और ये करंट ऐसे जा रही है और अब ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। तो ये बताओ कि इस करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो ऐसे रोटेट कर रही है, और आपका लॉ कहता है कुछ डायरेक्शन में आएगी तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो अगर हम इस जनरेटर को ऐसे घुमा देते हैं या फिर घुमा करके दूसरी डायरेक्शन में ले जाके फिक्स करते हैं, या फिर दो को एक साथ जोड़ देते हैं, एक इस साइड रोटेट कर रहा है, एक उस साइड रोटेट कर रहा है, तो ऐसे इमेजिन करना पड़ता है आपको, ठीक है। आर टू फॉर्म्स यूजुअली फाउंड वेयर इरोजन इज डोमिनेंट, जहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे इरोजन डोमिनेंट होता है शोर प्रोसेस में। ऑलमोस्ट ऑल सी क्लिफ, यानी लगभग ऑल सी क्लिफ्स आर स्टीप, वो स्टीप ही होती हैं, उनमें रेंज फ्रॉम अ फ्यू मीटर टू 30 मीटर, यानी कुछ मीटर से 30 मीटर तक हो सकती हैं, और इवन मोर या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। एट फुट ऑफ सच क्लिफ, और ये जो चट्टानें समुद्र के बगल मिलती हैं जो बड़ी बड़ी होती हैं, कुछ मीटर से 30 मीटर या उससे हाई भी हो सकती हैं, देयर में बी अ फ्लैट और जेंटली स्लोपिंग प्लेटफॉर्म, और यहाँ भी सेम ऐसा फुट हिल टाइप में जेंटली स्लोपिंग प्लेटफॉर्म होता है, कवर्ड बाय रॉक डेब्रिस, जहाँ पे रॉक डेब्रिस से ये कवर होता है, डिराइव फ्रॉम सी क्लिफ बिहाइंड। वो कहाँ से आए होते हैं वो डेब्रिस, एरोज होके आए होंगे, डिनडेट होके आए होंगे। सच प्लेटफॉर्म ऑकरिंग एट एलिवेशंस अबव द एवरेज हाइट ऑफ वेव्स इज कॉल्ड वेव कट टेरेसेस, और ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि कहाँ होते हैं, टेलीविजन, यानी उतनी ऊंचाई पे अबव द एवरेज हाइट ऑफ द वेव, यानी जहाँ तक वो वेव की एवरेज हाइट है उससे ज़्यादा ऊपर जो होते हैं उनको वेव कट टेरेसेस हम कहते हैं। द लैसिंग ऑफ द वेव अगेंस्ट द बेस ऑफ द क्लिफ, जो लैसिंग है किसकी, वेव की, अगेंस्ट द बेस, यानी जब बेस से जाकर के बार बार वो टकराएगी, एंड द क्लिफ यानी चट्टान की, जैसे अभी आपकी वेव आ रही है जाके यहाँ से इससे टकरा रही है बेस ऑफ द क्लिफ से, एंड रॉक डेब्रिस गेट्स स्मैश्ड, और नीचे वाले जो रॉक डेब्रिस हैं अभी ये स्मैश होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से स्मैश का मतलब अब यहाँ पे जाके इम्पैक्ट डालेगी तो ये जो है कटना शुरू हो जाएंगे, हटना शुरू हो जाएंगे अगेंस्ट द क्लिफ अलॉन्ग विद द लेसिंग वेव, क्रिएट हॉलोज, और यहाँ पे फिर हॉलोज फॉर्म करना शुरू कर देगा, एंड दीज हॉलोज गेट वाइडेंड एंड डीपेंड, और ये जो हॉलोज हैं ये धीरे धीरे वाइड होते रहते हैं, डीप होते रहते हैं, सी केव्स बनाते हैं। और यही चीज़ तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दी कि अगर ये ऐसी है और फिर यहाँ पे है तो यहाँ से ऐसे कुछ यहाँ पर डेब्रिस होगा, फिर यहाँ पे आएगी वेव इसको काटेगी, फिर ऐसे ये वेव जो है ये ऐसे आके बनाती जाएगी, फिर यहाँ पे ऐसा केव टाइप में स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो किसी दिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो गई तो ये भी इसके अंदर फिर ऐसे गिर जाएगा। तो यही बता रहा है, सब कुछ ऐसे ही है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं। रूफ्स केव कोलैप्स, एंड तो ये फिर केव की रूफ जो है वो कोलैप्स भी कर सकती है, एंड सी क्लिफ रिसीड फर्दर इनलैंड, और फिर सी क्लिफ फर्दर इनलैंड की तरफ हो जाती है। यानी अगर ये भाई साहब ऐसे थे पहले और इसके कट गए, यहाँ से कटे फिर यहाँ ऐसे हो गए और ये गिर गए, तो ये इनलैंड की तरफ गई या कोस्ट की तरफ गई, ये इनलैंड की तरफ गई, ये पीछे हो गई, और कोस्ट लाइन आपकी आगे हो गई, आगे की तरफ बढ़ गई। रिट्रीट ऑफ द क्लिफ में लीव सम रेमिनेंट ऑफ, रिट्रीट कर गई आपकी जो क्लिफ है, रेमिनेंट ऑफ रॉक स्टैंडिंग आइसोलेटेड, तो वहाँ पे जैसे ये रिट्रीट करिए गिरी तो वहाँ पे कुछ रेमिनेंट तो बचे होंगे, रॉक स्टैंडिंग आइसोलेटेड जो अकेले होंगे।
एज स्मॉल आइलैंड जस्ट ऑफ द शोर, उसको हम स्मॉल छोटे छोटे आइलैंड्स के रूप में हो सकते हैं। सच रेजिस्टेंस मास ऑफ रॉक, और ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले होते हैं, क्योंकि तभी तो है भाई, ये तभी तो फ्रंट संभाले हुए हैं। ओरिजिनली पार्ट ऑफ द क्लिफ, पहले ये कभी पार्ट हुआ करते थे क्लिफ और हिल के, एंड कॉल्ड सी स्टैक्स, और इनको क्या कह देंगे हम, सी स्टैक्स कह देंगे। यानी जो स्टॉक सी में बचा हुआ है वो स्टॉक को हम क्या कहेंगे, उनको हम सी स्टॉक्स कह देते हैं। लाइक अब जैसे वो हो गया, पूरा स्टॉक खत्म हो गया इनका, ये भाई साहब थे, अब ये बड़े गुंडे ही दिखा रहे थे तो इनको ऐसे काट दिया, इसका पूरा स्टॉक खत्म हो गया यहाँ से। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कि यहाँ पे भी बचे हुए हैं, तो उनका स्टॉक जो स्टॉक छोड़ के गए हैं वो सी स्टॉक, इसको हम कह देते हैं कि सी में बचा हुआ स्टॉक है। लाइक ऑल अदर फीचर्स, और दूसरे फीचर्स की तरह सी स्टॉक्स आर ऑल्सो टेम्परेरी एंड इवेंचुअली कोस्टल हिल्स, तो ये टेम्परेरी होते हैं, बहुत दिन नहीं होंगे, वो भी धीरे धीरे हट जाएंगे। इवेंचुअली कोस्टल हिल एंड क्लिफ्स विल डिसअपीयर बिकॉज ऑफ द वेव इरोजन, और जो कोस्टल हिल्स हैं और क्लिफ्स हैं वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे इरोजन गिविंग राइज टू नैरो कोस्टल प्लेन्स, क्योंकि यहाँ पे नैरो कोस्टल प्लेन बना रहा है वेव इरोजन। एंड विथ ऑनरस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम ओवर द लैंड, और जो ऑनरस है यानी जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं फ्रॉम ओवर द लैंड, यानी लैंड से बिहाइंड, पीछे की तरफ, सब लैंड से तो आपके डेब्रिस आते ही रहते हैं, आपको पता है। मे गेट कवर्ड बाई एलुवियम, वो कवर्ड किससे हो जाएंगे, एलुवियम से। और मे गेट कवर्ड बाई द शिंगल और सैंड, या फिर सिंगल होंगे उसमें या फिर सैंड होगा जिसको कहते हैं, टू फॉर्म वाइडर बीच, और फिर वो बीच जो है वो वाइडर हो जाएंगे। और फिर क्या होगा कि ये ऐसे जो है बीच जो हमारे हैं एकदम प्लेन से ऐसे थोड़ा सा ग्रेडियंट के साथ देखने को मिलेंगे। क्लिफ जो है उसने काट ही दी है, यानी क्लिफ का काम तमाम हो गया है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में आते हैं बीचेस एंड ड्यून्स पे, तो बीचेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शोर लाइन। बीच क्या होता है, बीच एक कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी शोर लाइन का, दैट आर डोमिनेटेड बाय डिपोजिशन, जहाँ पे डिपोजिशन की प्रोसेस ज़्यादा हुई है। तो क्या आपको ये आके क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अगर कहीं पे मान लीजिए मैं एक जगह गया, ठीक, अब एक जगह गया मैं, इतनी बड़ी उसके ऊपर चट्टान है, वहाँ पे चट्टान है और इसके चट्टान के जस्ट बाद जो है हमारा प्यारा समुद्र है, और इस समुद्र में अब बताइए यहाँ से ऐसी वेव्स आ रही हैं, तो क्या कभी यहाँ पर मुझे एक प्लेन बढ़िया सा बीच देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आप कमेंट करके बताइए। तो आपको क्या लगता है, मिलेगा या नहीं, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो क्यों मिलेगा, एक दो लाइन में अपना आंसर लिख के बताइएगा। मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट मेकिंग अप द बीचेस, और जो बहुत ज़्यादा, फिर ये क्या है, बट में ऑकर एज पैचेज अलॉन्ग इवन रगेड शोर, तो यहाँ पर रगेड शोर्स हमें देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट, जो ज़्यादातर सेडिमेंट होंगे मेकिंग ऑफ द बीचेस कम फ्रॉम द लैंड, वो किस तरफ से आते हैं, लैंड की तरफ से। किससे, स्ट्रीम से, रिवर से, वेव इरोजन से। ये अब से जैसे वेव गया, अब कहीं पे वेव जा रहा है, जहाँ पे वो जाएगा वहाँ से इरोजन लेके आएगा, तो लैंड से ही तो लेके आ रहा है, पानी के अंदर से तो लेके आएगा नहीं, तो सेडिमेंट आपके हमेशा लैंड की तरफ से ही आते हैं। बीचेज आर टेम्परेरी फीचर्स, और बीचेस भी टेम्परेरी होते हैं, ज़्यादा डिपोजिशन, बढ़िया डिपोजिशन हो गया तो बीचेज हो गए, हो सकता है इरोजन स्टार्ट हो जाए और नीचे वेव चली जाए और इरोजन करना स्टार्ट कर दें। द सैंडी बीचेज डिसअपीयर सो परमानेंट मे बी रिड्यूस टू अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ कोर्स पेबल्स, तो जो हमें सैंडी बीचेस दिखती हैं वो किस वजह से दिखती हैं, वो परमानेंट तो हमें लगती हैं, लेकिन ये परमानेंट में भी रिड्यूस टू अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ कोर्स पेबल्स, यानी एक बहुत पतली सी जो एक स्ट्रिप है जो हमें दिखती है, वो क्या होती है, कोर्सर पेबल, छोटे छोटे पत्थर या फिर सैंड हैं। इन सम अदर रीजन, दूसरे में सैंड्स भी हो सकते हैं या फिर सैंड भी हो सकता है, तो एक नैरो स्ट्रिप के रूप में है, जो कि हो सकता है बाद में वो भी ना रहे और वहाँ पे ये चीज़ें गायब भी हो सकती हैं। मोस्ट ऑफ द बीचेस आर मेड अप ऑफ सैंड साइज मटेरियल, बहुत सारे बीचेस जो होते हैं वो सैंड साइज मटेरियल से बनते हैं। बीचेस कॉल्ड शिगल्स, और बीचेस को शिगल्स कहते हैं। सिगल बीचेस कंटेन एक्सेसिवली स्मॉल पेबल्स, यानी ऐसे बीचेस जहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा, सिगल बीचेस यानी बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, स्मॉल पेबल्स एंड इवन कोबल्स देखने को मिलेंगे, वहाँ पर क्या कहेंगे, इसको हम सिगल बीचेस कहेंगे। जस्ट बिहाइंड द बीच, यानी बिहाइंड द बीच, बीच के पीछे ही द सैंड लिफ्टेड एंड विनोड फ्रॉम द ओवर द बीच सरफेस विल बी डिपॉजिटेड एज सैंड ड्यून्स, और यहीं पे सैंड ड्यून्स बनने वाला है। सैंड ड्यून्स कैसे बनेगा, यहीं पे आपके बता रहे हैं कि द सैंड लिफ्टेड, जो सैंड आई हुई है, एंड विनोड फ्रॉम ओवर द बीच सरफेसेस, यानी जो अब यहाँ से बीच सरफेसेस से जाती है, या फिर यहाँ पे देखेंगे जो आपकी सैंड है
वो कैसे बन रही है, वेव एक्शन से बन रही है। वेव के अंदर क्या है, वेव के अंदर पावर है, इरोजन करने की पावर है, तो बड़े बड़े रॉक फ्रेगमेंट्स को छोटे छोटे यहाँ पर बना देगी सैंड्स में। तो सैंड ड्यून्स फॉर्मिंग लॉन्ग रिजेस, और ये जो सैंड ड्यून है लॉन्ग रिजेस बनाएंगे जो कि पैरेलल होंगे किसके, कोस्ट लाइन के, एंड आर वेरी कॉमन अलॉन्ग द लो सेडिमेंट्री या कोस्ट। और ये कहाँ कॉमन होते हैं, लो सेडिमेंट्री कोस्ट के पास। बार्स, बैरियर एंड स्पिट, ये क्या होते हैं, ए रिज ऑफ सैंड एंड शिगल, एक रिज होता है किसका, सैंड का या फिर शिगल का, फॉर्म्ड इन सी इन द ऑफ शोर जोन, यानी ऑफ शोर जोन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ लो टाइड वाटर लाइन टू सी वाटर, यानी लो टाइड वाटर लाइन, जहाँ पर जो टाइड होती है वो लो टाइड वाटर लाइन होती है। ऑफ शोर मतलब शोर के थोड़ा सा दूर कह सकते हैं। लाइंग अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू द कोस्ट, और ये लगभग ऐसे होंगे जैसे आपका कोस्ट है उसके पैरेलल ही होंगे। इस कॉल्ड एन ऑफ शोर बार, वो थोड़ा ऑफ शोर है, दूर है, तो शोर से थोड़ा हट के है तो ऑफ शोर बार कहेंगे। एन ऑफ शोर बार विच इज एक्सपोज ड्यू टू फर्दर एडिशन ऑफ सैंड, तो ये कैसे एक्सपोज होता है, ड्यू टू फर्दर एडिशन, यानी जब और ज़्यादा सैंड आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, एक बैरियर बार कह देते हैं। द ऑफ शोर बार्स एंड बैरियर्स कॉमनली फॉर्म अक्रॉस द माउथ, और जो ऑफ शोर बार्स होते हैं और जो बैरियर्स होते हैं ये कॉमनली फॉर्म कहाँ होते हैं, माउथ ऑफ अ रिवर, किसी रिवर के माउथ पर, एट द एंट्रेंस ऑफ द बे, यानी जब वो बे में एंट्रेंस करती है, या फिर जब आपकी जो जो लहर है, वेव्स है, वो किसी बे में एंट्रेंस करती है, या फिर ये कहाँ पाए जाएंगे, आपके रिवर के पास, यानी दो जगह ये पाए जा सकते हैं। समटाइम्स सच वेरियस बार गेट कीड अप टू वन एंड ऑफ द बे व्हेन दे आर कॉल्ड स्पिट्स, और इनको फिर हम स्पिट कहते हैं कब, जब ये एक एंड पे पाए जाएंगे किसी वे पे, ठीक। स्पिट्स में ऑल्सो डेवलप अटैच टू द हेडलाइंस, जो स्पिट होती हैं वो कहाँ डेवलप हो सकती हैं, ऑल्सो यानी ये डेवलप हो सकती हैं अटैच्ड, डेवलप अटैच टू हेडलैंड्स या फिर हिल्स। और उसी के साथ क्या होता है, द बैरियर्स, जो बैरियर होते हैं, बार्स होते हैं और स्पिट्स होते हैं एट द माउथ ऑफ द बे, किसकी जगह, माउथ ऑफ द बे, यानी वे का जहाँ पे माउथ है ग्रेजुअली एक्सटेंड करता है। तो इधर पे आप देख सकते हैं सैटेलाइट पिक्चर ऑफ द पार्ट ऑफ गोदावरी रिवर डेल्टा शोइंग अ पिट, तो यहाँ पे देखिए स्पिट देखने को, देखिए जैसे ये है, अब यह इधर से आपका पानी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी बैरियर इसके सामने बन रही है और इधर से ये खुला है, तो यही चीज़ है जो कि इसमें बता रहा है। लीविंग ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द बे इनटू द सी, तो जो कि स्मॉल पोर्शन को छोड़ता है, लिविंग ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द बे इनटू द सी, यानी बे का एक स्मॉल पोर्शन ही सी तक, सी से मिल पाता है। द बे विल इवेंचुअली डेवलप इनटू लगून, और जो बे है वो डेवलप होने लगेगा, बनने लगेगा लगून, यानी ये सेपरेट होना शुरू हो जाएगा आपकी मेन वाटर बॉडी से, ठीक है, ओके। द लगून्स गेट फिल्ड अप विद ग्रेजुअली बाई सेडिमेंट, और ये लगून धीरे धीरे सेडिमेंट से भरने लगेंगे, कमिंग फ्रॉम द लैंड, जो कि ज़मीन से आ रहे हैं, और फ्रॉम बीच इटसेल्फ, या बीच से भी आ सकते हैं, एडेड बाई विंड, विंड की मदद से, एंड ए ब्रॉड एंड वाइड कोस्टल प्लेन में डेवलप रिप्लेसिंग लगून, और वो ऐसा भी हो सकता है कि एक ब्रॉड और वाइड जो कोस्टल प्लेन है वो डेवलप कर सकता है रिप्लेसिंग लगून, ठीक। तो यहाँ पे कोस्टल प्लेन भी बन सकता है लगून को रिप्लेस करके। डू यू नो द कोस्टल ऑफशोर बार्स ऑफर द फर्स्ट बफर और डिफेंस अगेंस्ट स्टॉर्म, तो क्या आपको पता है कि जो कोस्टल ऑफशोर होते हैं, बार्स होते हैं, ये फर्स्ट बफर होंगे, डिफेंस होंगे किसके खिलाफ, स्टॉर्म और सुनामी के खिलाफ। इसीलिए आप देखेंगे मैंग्रोव्स, तो मैंग्रोव्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऐसे वो पेड़ होते हैं आके खड़े हो जाते हैं और ब्रेक की इंटेंसिटी को कम करने का काम करते हैं। वैसे ये भी ऐसे एक बैरियर के रूप में खड़े हैं, तो जब वेव आएगी इनसे टकराएगी तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। देन कम्स द वेरियस बीचेस, बीच ड्यून्स एंड मैंग्रोव्स, और यहाँ पे फिर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इफ़ एनी टू एब्जॉर्ब द डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ द स्टॉर्म एंड सुनामी वेव्स, सो इफ़ वी डू एनी थिंग विच डिस्टर्ब द सेडिमेंट बजट, और फिर अगर हम ऐसा कुछ करते हैं जो कि सेडिमेंट बजट जो है, तो यहीं पे बता रहा है डिस्ट्रक्टिव फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। तो सेडिमेंट बजट को अगर हम कुछ ऐसा करते हैं वो डिस्टर्ब करता है द मैंग्रोव्स अलॉन्ग द कोस्ट, और मैंग्रोव्स को डिस्टर्ब करता है, दीज कोस्टल फॉर्म विल गेट इरोडेड, तो ये कोस्टल जो फॉर्म है ये इरोड हो जाती हैं और क्या करेंगी, हमारी हैबिटेशन को स्ट्राइक सहनी पड़ेगी। जो ये सह लेते थे पहले स्ट्राइक, वो अब हमें सहनी पड़ेगी। विंड की बात करते हैं, विंड इज़ वन ऑफ द टू डोमिनेंट एजेंट इन हॉट डेजर्ट, तब ये हॉट डेजर्ट में ज़्यादा काम करता है, ये वन ऑफ द टू डोमिनेंट है। पहले अगर आप देखेंगे तो द डेजर्ट फ्लोर्स, जो डेजर्ट के आपके फ्लोर होते हैं, गेट हीटेड अप टू मच,
तो टू क्विकली और बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं ऑफ बीइंग ड्राई एंड बैरन, क्योंकि ये ड्राई होते हैं और बैरन होते हैं। तो थोड़ी जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है वो गर्म जल्दी कम होता है, क्यों? क्योंकि पहले वहाँ पे स्पेसिफिक हीट जो आपकी वाटर की है वहाँ तक रीच करेगा, फिर वो इवेपरेट करेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं लैंड के ऊपर असर जाने लगेगा। तो यहाँ पे द हीटेड फ्लोर्स हीट अप द एयर डायरेक्टली, और ये जो होते हैं फ्लोर ये डायरेक्टली हीट करेंगे, क्योंकि कन्वेंशन हमें देखने को मिलता है क्लाइमेट में, मैंने आपको पढ़ा है, आप जाके पढ़ सकते हैं। above them and result in upward movement, और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, अपवर्ड मूवमेंट जाएगा इन द हॉट लाइट एयर विद टर्बुलेंस, और वैसे उठेगी टर्बुलेंस के साथ इन इट ऑब्स्ट्रक्शन इन पाथ सेट्स अप एडीज, और अगर उनके पाथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया तो एडीज हो सकती हैं, वर्ल्ड विंड हो सकती हैं, विंड ऐसे घूमने लग सकती है, अप ड्राफ्ट होगा ऊपर जाएगी, डाउन ड्राफ्ट भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी आ सकती हैं। और विंड्स ऑल्सो मूव अलॉन्ग द डेजर्ट फ्लोर, और जो विंड्स हैं वो डेजर्ट फ्लोर के अलॉन्ग भी मूव करती हैं विद ग्रेट स्पीड, बहुत स्पीड के साथ। एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन दियर पाथ क्रिएट टर्बुलेंस, और अगर वो ऐसे जा रही हैं, अब एक विंड ऐसे जा रही है, एक विंड ऐसे जा रही है, और यहाँ पे कुछ ऐसी कोई इधर से विंड आ रही है, या कोई और ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, या फिर यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चट्टान मिल गई तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, फिर ऐसे अपने डायरेक्शन में रोटेट कर देगी, या यहाँ पे टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा। ऑफ कोर्स देयर आर स्टॉर्म विंड्स, तो यहाँ पे स्टॉर्म विंड भी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। विंड कॉज डिफ्लेशन, विंड डिफ्लेशन कर देता है, डिफ्लेशन कर देता है, यानी कोई ऐसे टिला है वहाँ पे अब बार बार उड़ रही है विंड उड़ रही है, रोड करते करते फ्लैट करना चालू कर देगी, एब्रेजन कर सकती है, वो तोड़ सकती है, प्लग कर सकती है, या एंड इम्पैक्ट भी उस पर डाल सकती है, धीरे धीरे वो इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर बाद में वो चीज़ अब और ज़्यादा इरोड होगी, और ज़्यादा वेदर होगी। डिफ्लेशन इंक्लूड्स लिफ्टिंग एंड रिमूवल ऑफ द डस्ट, और डिफ्लेशन क्या होता है? लिफ्ट करना और रिमूव करना डस्ट एंड स्मॉलर पार्टिकल्स को, जैसे यहाँ से लेके आई, अब यहाँ से उठा के ले आई डस्ट और यहाँ पे जमा कर दी, तो आप देखे हैं कि ऐसे ऐसे बहुत सारे टीले बन जाते हैं, जिनको हम रेत के टीले कहते हैं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रॉक्स। इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस सैंड एंड सिल्ट एक्ट एज इफेक्टिव टूल, और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में सैंड और सिल्ट जो है वो एक इफेक्टिव टूल के रूप में यूज़ होते हैं। एक चीज़ और है, टू अपग्रेड द लैंड सरफेस, जो कि अपग्रेड करते हैं लैंड सरफेस को। अब जैसे कि आपको पता है कि हमने पढ़ा है पहले कि जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे आ रही है, उसके साथ छोटे छोटे पेबल्स भी आ गए, पत्थर भी आ गए, बाउल्डर भी आ गए, और फिर उन्होंने फर्दर रोटेशन किया, तो वो और ज़्यादा इनंडेट करेंगे, और ज़्यादा जो सरफेस है उसको रफ करेंगे, रब करते हुए जाएंगे, फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे और इरोड करेंगे। उसी प्रकार से अगर किसी हवा में कोई ऐसी चीज़ है, जैसे सैंड हो गई, डस्ट से थोड़ी डस्ट भी काम करेगी, लेकिन सैंड के पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं, खुरदुरे होते हैं। आपने अभी देखा ना, रगमार्क होता है जिससे इसे रगड़ा जाता है, आपने रगड़ के देखेंगे तो आपका चमड़ा वमड़ा छिल जाएगा, ऐसा मत कर दीजिएगा। तो उसके बाद अभी कहेंगे सर आपके कहने पर हम रगड़ने जा रहे थे, जो कह रहे हैं ऐसा मत कहिएगा, फिर कह देते हैं सेफ्टी इज नंबर 1 प्रायोरिटी ना। तो फिर उसके बाद क्या होता है, अब ऐसे आप उसको रगड़ दिए, अब रगड़ने के बाद आपको दर्द होने लगेगा, बिल्कुल दर्द होगा। तो कुछ ऐसे ही होता है कि उसमें आपको सैंड मिलेगा, तो जहाँ जिस पत्थर पे वो जाएगा, जिस क्लिफ के पास जाएगा, अगर वो हवा से रोज़ रोज़ उससे टकराती रहेगी तो उसको अपग्रेड करेगी ना, उसको क्या करेगी, इरोड करेगी। दिस इम्पैक्ट स्लाइटली शेयर फोर्स मोमेंटम विच ऑकर्स व्हेन सैंड इज ब्लोन ऑन टू अगेंस्ट द रॉक सरफेस। यहाँ पे सैंड जब रॉक सरफेस पे ब्लोन करेगी, इट इज़ सिमिलर टू सैंड ब्लास्टिंग ऑपरेशन, और ऐसा लगेगा कि सैंड आके उस पर ब्लास्ट हो रही है, सैंड ब्लास्टिंग ऑपरेशन हो रहा है। द विंड एक्शन क्रिएट्स अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स इन द डेजर्ट, और जो विंड का एक्शन है, कहीं पे डिपॉजिट करती है, कहीं पे ले जाके वो जो है इरोजन करती है। इनफैक्ट मेनी फीचर ऑफ द डेजर्ट ओ दियर फॉर्मेशन टू मास वेस्टिंग एंड रनिंग वाटर एज अ सीड फ्लड, और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो मास वेस्टिंग भी हो सकती है, क्यों, रनिंग वाटर एज अ सीड फ्लड। अब वहाँ पे अगर मान लीजिए सारी चीज़ें जो आपकी सैंड है, उसमें क्या होगा, अगर सैंड में खूब ढेर सारा आप पानी डाल दोगे, अपना हाथ डालोगे तो से हाथ घुस जाता है। तो फॉर एग्जांपल अब पानी ज़्यादा हो गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पानी के साथ सब पानी मिल जाए और पानी थोड़ा नीचे आ जाए, क्योंकि सैंड के नीचे पानी चला जाता है। अब उसको एक ऐसे रॉक की सरफेस मिल गई, अब रॉक की सरफेस से जो उसका सैंड का फ्रिक्शन था, अब सैंड का फ्रिक्शन जो है पानी ने कहीं दिया हटा, और जब वो हटा दिया और उसको ग्रेडियंट मिला, तो नीचे से पानी जो है वो लगेगा सरकने, और जब इसके बीच और इसके बीच का पानी सरकने
लगेगा तो ये जो सैंड है और ये जो रॉक है इसके बीच का जो फ्रिक्शन होगा, जो मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो, उसमें जो बॉन्डिंग फोर्स है, जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को चिपके हुए हैं वो जो है कम हो जाएंगे और उनका स्पेस फिल हो जाएगा। जैसे लुब्रिकेंट काम करता है, फिसलने लगता है, तो कुछ उसी प्रकार से वो शीट का फॉर्म ले लेगी, शीट फ्लड आ जाएगी। तो ये चीज़ होती है। दो रेन इज स्कार्स, तो ऐसा बहुत कम ही होता है क्योंकि बारिश उतनी होती नहीं डेजर्ट में। इट कम्स डाउन टॉरेंशियली इन शॉर्ट पीरियड, क्योंकि बहुत जल्दी होगा, टॉरेंशियल रेनफॉल होती है और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है। द डेजर्ट रॉक डिवाइड ऑफ द वेजिटेशन, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन भी नहीं होता। और ये मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग को एक्सपोज होते हैं प्रोसेस ड्यू टू ड्रास्टिक डायurnal टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डायurnal चेंजेस, दिन में टेम्परेचर बहुत चला जाएगा, 30 40 50 डिग्री चला जाएगा, रात में माइनस में टेम्परेचर आ जाता है। और डीके फास्टर, टॉरेंशियल रेन्स हेल्प्स इन रिमूविंग द वेदर मटेरियल इजी, और जो टॉरेंशियल रेन है ये वेदर मटेरियल को बहुत जल्दी जल्दी हटा भी देती हैं। फॉर एग्जांपल अब थोड़ा सा इनंडेट हुआ यहाँ पे और थोड़ा सा विंड वगैरह की वजह से कुछ खुरदरा हुआ, बहुत तेज बारिश हुई, अब वो मटेरियल सारा बह गया, हट गया। दिस मीन दैट वेदर डेब्रिस इन डेजर्ट्स इज मूव्ड बाई नॉट ओनली विंड्स, इसका मतलब न केवल विंड के द्वारा बट ऑल्सो बाय रेन एंड शीट वॉश, इससे भी ये जो है मूव होती हैं। द विंड मूव फाइन मटेरियल, जो विंड है वो फाइन मटेरियल्स को मूव करता है और जनरल मास इरोजन कराता है। इज अकम्प्लिश्ड मेनली थ्रू शीट फ्लड, जो विंड है वो मूव करता है फाइन मटेरियल्स को, यानी विंड का काम हो गया सैंड वगैरह को मूव कराना, पर और जो जनरल मास इरोजन होता है, यानी जिसमें मास इरोजन हो रहा है, मास से ही लग रहा है कि बहुत बड़े लेवल पे इरोजन हो रहा है, इज अकम्प्लिश्ड मेनली थ्रू शीट फ्लड्स, तो ये शीट फ्लड या शीट वॉश के थ्रू होगा। अब शीट फ्लड कैसे होता है मैंने आपको बताया, बारिश वगैरह हो गई तो पूरी की शीट ढह जाएगी। स्ट्रीम चैनल्स इन डेजर्ट आर ब्रॉड, जो स्ट्रीम चैनल होते हैं वो ब्रॉड होंगे, चौड़े होंगे, स्मूथ एंड इनडेफिनिट, स्मूथ होंगे और इनडेफिनिट हमें देखने को मिलेंगे, एंड फ्लो फॉर अ ब्रीफ टाइम आफ्टर रेन्स, और एक कुछ निश्चित समय के लिए वो या कुछ समय के लिए वो होते हैं, रेंज के बाद में चलेंगे। इरोजनल लैंडफॉर्म जो होते हैं पेडिमेंट एंड पेडी प्लेन्स, लैंडस्केप इवोल्यूशन इन डेजर्ट इज प्राइमरली कंसर्न्ड विथ, जो लैंडस्केप एवोल्यूशन है डेजर्ट में वो प्राइमरली कंसर्न होता है किससे, विद द फॉर्मेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ पेडिमेंट, यानी फॉर्मेशन हो और एक्सटेंशन हो पेडिमेंट्स का। जनरली इंक्लाइंड रॉकी माउंटेन्स, जो इंक्लाइंड रॉकी माउंटेन होते हैं ऐसे इंक्लाइन होते हैं क्लोज टू द माउंटेन्स के पास, एट दियर फुट, उनके फुट पर, विद और विदाउट थिन कवर ऑफ डेब्रिज, चाहे वहाँ पे डेब्रिज हो या ना हो, आर कॉल्ड पेडिमेंट्स, उनको पेडिमेंट्स कहते हैं। वो पेडिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, फुट पे पाए जाते हैं, यानी माउंटेन्स ऐसे है आपका, इसका ग्रेडियंट है और इसके नीचे जो ऐसे है, तो ऐसे जो नीचे यहाँ पर पाए जाएंगे पेडिमेंट्स होते हैं। पेडिमेंट मतलब पैर के पास। सच रॉकी फ्लोर्स फॉर्म थ्रू द इरोजन ऑफ माउंटेन, और ये जो रॉकी फ्लोर होते हैं किससे बनते हैं, इरोजन ऑफ माउंटेन्स, फ्रंट थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटरल इरोजन, और यहाँ पे लेटरल इरोजन भी होता है किसके द्वारा, स्ट्रीम्स के द्वारा और शीट फ्लडिंग के द्वारा, यानी यहाँ पे स्ट्रीम्स भी इसके रीज़न हैं और इसकी शीट फ्लडिंग भी रीज़न हो सकती है। इरोजन स्टार्ट्स अलोंग द स्टीप मार्जिन्स ऑफ द लैंड मास, और जो इरोजन हमें देखने को मिलेगा वो स्टार्ट होता है कहाँ पे, स्टीप मार्जिन के पास ऑफ द लैंड मास, और द स्टीप साइड ऑफ टेक्टोनिकली कंट्रोल्ड स्टीप इंसिजन फीचर ओवर द लैंड मास, या फिर जो ऐसी जगह जो कि टेक्टोनिकली कंट्रोल्ड स्टीप इंसिजन फीचर हो। अब फॉर एग्जांपल टेक्टोनिकली कंट्रोल्ड क्या होता है, अब उसके जो स्लोप है, जो स्टीप फीचर है, मान लीजिए हिमालयज आपका हो गया, अब हिमालय तो टेक्टोनिकली कंट्रोल्ड क्यों है, क्योंकि वहाँ पे उसकी साइजेज में चेंजेस आ रही हैं, वो टेक्टोनिकली कंट्रोल्ड है, या फिर हो सकता है और कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई वेव्स आ रही है, करंट आ रही है, या फिर कोई और फोर्स में काम कर रही है, तो ये भी हो सकता है। वंस पेडिमेंट्स आर फॉर्म्ड विद स्टीप वॉश, अब जैसे स्टीप वॉश के साथ पेडिमेंट फॉर्म हो जाते हैं, स्लोप फॉलोड बाय क्लिफ, जो स्लोप होती है फॉलोड बाय क्लिफ और फ्री फेस अबव इट, तो वहाँ पे फिर क्लिफ बनने लगते हैं, फ्री फेस होने लगता है। द स्टीप वॉश स्लोप एंड फ्री फेस रिट्रीट बैकवर्ड्स, और ये जो आपके स्टीप वॉश स्लोप होते हैं और फ्री फेस रिट्रीट बैकवर्ड, ये पीछे की तरफ जाने लगेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा कि इरोजन प्रोसेस होती है तो बैकवर्ड रिट्रीट करने लगेंगे। दिस मेथड ऑफ इरोजन इज टर्म एज पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप्स, और इसको हम क्या कहते हैं कि स्लोप्स का पैरेलली रिट्रीट करना थ्रू बैकवर्ड बेस्टिंग के थ्रू, बैक बेस्टिंग यानी बैक यानी पीछे की तरफ जा रहे हैं, बेस्टिंग मतलब
आप समझ सकते हैं कि इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अच्छा बैक, अच्छा ये रिट्रीट कर रहा है, पीछे की तरफ जाएगा, ये रोड होगा तो पीछे ही जाएगा, और वेस्ट इसके मटेरियल जो है वो वेस्ट हो रहे हैं, अपना बर्बादी कर रहा है। सो थ्रू पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप्स, इस वजह से जो पैरेलल रिट्रीट है आपके स्लोप्स का, द पेडिमेंट एक्सटेंड बैकवर्ड्स, और पेडिमेंट बैकवर्ड की तरफ जाते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ माउंटेन फ्रंट। तो यहाँ पे थ्रू द पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप द पेडिमेंट एक्सटेंड बैकवर्ड एट द एक्सपेंस ऑफ माउंटेन फ्रंट्स एंड ग्रेजुअली, और ये धीरे धीरे प्रोसेस होती है। माउंटेन फ्रंट्स अगर आप देखेंगे उन वहाँ पे वो जो माउंटेन फ्रंट्स होते हैं उनसे ये दूर जाने लगेगा, और ये द माउंटेन गेट रिड्यूस्ड, और ये जो माउंटेन है वो फिर रिड्यूस होने लगेंगे, लीविंग इंसेलबर्ग, जो कि क्या बनाएंगे, इंसेलबर्ग बनाएंगे, विच इज़ अ रेमिनेंट ऑफ द माउंटेन, जो कि रेमिनेंट होता है किसका, माउंटेन का। तो यहाँ पर क्या होता है, माउंटेन का जो फ्रंट होता है वो है, फ्रंट है तो उसको इरोजन उसमें होगा ही, डिग्रेडेशन उसमें होगा ही, तो वहाँ पर चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। दैट्स हाउ हाई रिलीफ इन डेजर्ट एरियाज इज रिड्यूस्ड, और ऐसा क्या, ऐसा यही रीज़न है कि जो हाई रिलीफ होता है डेजर्ट एरियाज में वो रिड्यूस कर जाता है लो फीचरलेस प्लेन्स कॉल्ड पेडी प्लेन्स, और वो पेडी प्लेन्स बनाने लगता है। अब फॉर एग्जांपल हिल है, वो हिल कटने लगी तो उसको फ्रंट मिला, तो जब वो कटने लगी और यहाँ पर वो जो है फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। प्लेयास की बात करते हैं। प्लेयास क्या होता है, प्लेन्स आर बाई फॉर द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंडफॉर्म, ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लैंडफॉर्म होते हैं डेजर्ट के। इन बेसिन्स विद माउंटेन, और ये कहाँ होते हैं, इन बेसिन्स में होते हैं, माउंटेन्स इन बेसिन्स, इसमें माउंटेन भी होते हैं और हिल्स भी होते हैं, यानी बेसिन में पाए जाते हैं पर इसमें माउंटेन भी होंगे, हिल भी होंगे, अराउंड एंड अलोंग द ड्रेनेज, यानी जो ड्रेनेज है उसके चारों तरफ और उसके अलोंग, उसके साथ साथ, इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बेसिन, कहाँ तक जाएंगे, ये सेंटर ऑफ द बेसिन तक जाएंगे। एंड ड्यू टू ग्रेजुअल डिपोजिशन, और फिर यहाँ पे एक प्रोसेस होने लगती है ग्रेजुअल डिपोजिशन की ऑफ सेडिमेंट, क्योंकि हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जब यहाँ पे कोई लेके आएगा, डिनंडेट करके लाएंगे, तो वहाँ पे ग्रेजुअल डिपोजिशन होने लगेगा जब उसका फ्लो स्लो होगा ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम बेसिन मार्जिन से अ नियरली लेवल प्लेन फॉर्म्स, और यहाँ पे लगभग एक नियरली लेवल यानी एक समतल सा प्लेन फॉर्म होगा एट द सेंटर ऑफ द बेसिन, कहाँ पर, बेसिन के सेंटर में। तो इन टाइम्स ऑफ सफिशिएंट वाटर, और जब पानी काफ़ी ज़्यादा होगा, अच्छी खासी मात्रा में पानी होगी, तो ये प्लेन कवर हो जाएगा किससे, अब बाई शैलो वाटर बॉडी, तो इसके ऊपर एक शैलो वाटर बॉडी आ जाएगी। सच टाइप ऑफ शैलो लेक्स, और इन शैलो लेक्स को हम क्या कहते हैं, प्लेयास कहते हैं। वेयर वाटर इज रिटेन ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रुका रहता है, और ड्यू टू एवोपरेशन, और यहाँ पर क्या है, ड्यू टू एवोपरेशन एंड क्वाइट ऑफन प्लेयास कंटेंट गुड डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट, तो यहाँ पे एवोपरेशन भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर कंटेंट क्या होता है, गुड डिपोजिशन सॉल्ट का होगा। क्यों होगा, अब आप मुझको कमेंट करके बताइए। द प्लाया प्लेन कवर्ड अप बाई सॉल्ट इज कॉल्ड अकाली फ्लैट्स, अल्कलीन होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो प्लाया प्लेन कवर होते हैं किससे, सॉल्ट से, इनको हम अल्काली फ्लैट कहते हैं। डिफ्लेशन हॉलोज एंड केव्स, ये क्या होती हैं, वेदर्ड मेंटल, जो वेदर्ड मेंटल है फ्रॉम ओवर द रॉक और द बेयर सॉइल, रॉक से या आपकी बेयर सॉइल से, फ्रॉम ओवर यानी ओवर, गेट ब्लोन आउट बाय परसिस्टेंट मूवमेंट, वो ब्लोन आउट हो जाते हैं, ढह जाते हैं, परसिस्टेंट मूवमेंट ऑफ विंड, किसकी वजह से, विंड की परसिस्टेंट मूवमेंट की वजह से। विंड ऐसे चल रही है हमेशा इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में विंड चल रही है, तो वो धीरे धीरे क्या कर जाएगी, उनको ढहा देगी। दिस प्रोसेस में क्रिएट शैलो डिप्रेशंस, और ये जो प्रोसेस है ये शैलो डिप्रेशंस को क्रिएट करेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, डिफ्लेशन हेलोज कहते हैं। डिफ्लेशन ऑल्सो क्रिएट्स न्यूमरस स्मॉल पिट्स, और ये छोटे छोटे स्मॉल पिट्स बनाएंगे या कैविटीज बनाएंगे ओवर रॉक सर्फेसेस, कहाँ पर बनाएंगे, रॉक की सर्फेसेस पर। मतलब सोचिए कि विंड की वजह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और ये रॉक की सर्फेसेस पर पिट्स वगैरह बना रहे हैं। द रॉक फेसेस सफ़र इम्पैक्ट एंड अब्रेजन, और यहाँ पर रॉक की जो फेसेस होंगी जिसकी तरफ ये विंड आ रही है उसको इस इम्पैक्ट को सफ़र करना पड़ेगा, और यहाँ पे अब्रेजन ऑफ विंड बॉर्न सैंड, और फिर अब्रेजन यहाँ पे होने लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विंड बॉर्न सैंड, ऐसी सैंड आ रही है जो कि विंड लेके आ रहा है। एंड फर्स्ट शैलो डिप्रेशन कॉल्ड ब्लो, और जो पहले जो शैलो डिप्रेशन है उसको हम क्या कहेंगे, ब्लो आउट्स, और जो फर्स्ट शैलो डिप्रेशंस
कॉल्ड ब्लोआउट्स आर क्रिएटेड, और ये बन जाते हैं। एंड सम ऑफ द ब्लोआउट्स बिकम डीपर, और कुछ ब्लोआउट्स और डीपर और वाइडर बनते जाते हैं, वाइडर फिट में होते जाएंगे, उनको हम क्या कहेंगे, केव्स कहेंगे। तो वही जो मैंने आपको बताया, धीरे धीरे ये सेम चीज़ वहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपको समुद्र में देखने को मिलती है, वैसे विंड की वजह से अब आपको डेजर्ट में भी देखने को मिलेगी। मशरूम, टेबल एंड पेडेस्ट्रियल रॉक्स, ये क्या होती हैं? अब मेनी रॉक आउटक्रॉप, अब बहुत रॉक होती हैं आउटक्रॉप इन द डेजर्ट इजीली ससेप्टेबल टू विंड। अब बहुत सारी रॉक जो हैं अब वो कुछ ना कुछ फॉर्मेशंस ले लेती हैं, आउटक्रॉप हो जाती हैं, वो कुछ जैसे अलग अलग, अब उसमें अलग अलग प्रकार की जो है चारों तरफ से, मान लीजिए किसी में है इस डायरेक्शन हो रही है, उस डायरेक्शन से हो रही है, तो उसमें इरोजन हो रहा है, तो आउटक्रॉप हो जाता है उनका, यानी वो कुछ नई चीज़ पैदा कर लेती हैं, बन जाती हैं। इन डेजर्ट इजली ससेप्टेबल टू, और जो ससेप्टेबल किससे, किस कारण होता है, क्योंकि उनके ऊपर लगातार विंड डिफ्लेशन हो रहा है और एब्रेजन की प्रोसेस हो रही है, वॉर्न आउट हो रहे हैं क्विकली, जिससे कुछ रिमेनेंट उसके बच जाते हैं जो कि थोड़े रेजिस्टेंस होते हैं, और ये फिर धीरे धीरे पॉलिश्ड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब कोई चीज़ ऐसे है उसको बार बार एब्रेजन हो रहा है, पतले पतले छोटे छोटे पार्टिकल से आप रगड़ोगे तो धीरे धीरे वो पॉलिश हो जाएंगे, वो पॉलिश ब्यूटीफुली और अच्छे लगने लगते हैं। इन द शेप ऑफ मशरूम, और ऐसे मशरूम बनाते हैं, जैसे भी यहाँ से है कोई एक बड़ी से चट्टान है, अब यहाँ से नीचे नीचे बार बार यहाँ पे हो रहा है, और इधर बार बार इधर से हो रहा है, तो मान लीजिए चारों तरफ से हुआ तो बीच में ऐसे एक पिलर टाइप में हो गया, और ये क्या बन गया, ये मशरूम टाइप में देखने में लगने लगेगा। ठीक है। स्लेंडर स्टॉक विद अ स्लेंडर स्टॉक एंड ब्रॉड एंड राउंडेड पियर शेप्ड, तो इसका जो स्लेंडर स्टॉक होगा, इसका स्टॉक जो होगा यानी इसका तना जो होगा वो स्लेंडर टाइप में होगा, और इसका जो ब्रॉड और राउंडेड गोला गोला सा जैसे मशरूम होता है वैसे एक कैप बन जाएगा इसके ऊपर। समटाइम द टॉप सरफेस इज ब्रॉड लाइक अ टेबल टॉप, और कभी कभी टेबल की जैसा ये चौड़ा भी हो जाता है। एंड क्वाइट ऑफन द रिमेनेंट स्टैंड आउट लाइक पेडेस्टल्स, और ये कैसे होते हैं, पेडेस्टल्स के रूप में भी फॉर्म हो जाते हैं। फिर ठीक है, लिस्ट द ओरिजिनल फीचर कार्व्ड आउट बाय विंड एक्शन एंड एक्शन ऑफ द शीट फ्लैट, तो ये पूछ रहा है कि क्या क्या है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, विंड इज अ गुड शॉर्टिंग एजेंट, जो विंड होता है एक अच्छा शॉर्टिंग एजेंट होता है। डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी, पर ये डिपेंड किस पर करेगा, उसकी वेलोसिटी कितनी है। डिफरेंट साइजेज ऑफ ग्रेन्स आर मूव्ड, अगर मान लीजिए बहुत तेज चल रहा है, इतनी ताकत है कि बड़े बड़े पहाड़ उड़ा ले जाए तो विंड उड़ा भी सकता है, और अगर उसके पास इतनी ताकत है कि सैंड उड़ा के ले जाए तो सैंड उड़ा के ले जाएगा, उससे ज़्यादा ताकत है तो पत्थर भी उड़ा के लेके जा सकता है। कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो ये होता है ग्रेन्स आर मूव्ड अलोंग द फ्लोर्स बाय रोलिंग और साल्टेशन, तो जो ग्रेन्स होते हैं तो ये देखिए मूव्ड अलोंग द फ्लोर्स, ये फ्लोर्स के पास से ऐसे गुजरते हैं, रोल करते हैं उसके ऊपर, या फिर साल्टेशन, रोलिंग और साल्टेशन, तो ऐसे पे जाएंगे। अब यहाँ पे ऐसे 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 मूव करेंगे फ्लोर्स के अलोंग में, तो ये रोलिंग करते हैं। अब रोलिंग कैसे करेंगे, तो वहाँ पे जाएंगे तो उसे मतलब टकराते रहेंगे। एंड कैरीड इन सस्पेंशन एंड इन दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इटसेल्फ, और ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन की, द मटेरियल गेट शॉर्टेड, तो मटेरियल जो होता है वो शॉर्टेड हो जाता है। व्हेन द विंड स्लोज, और जब ये विंड धीरे हो जाता है, बिगिंस टू डाई डाउन, और कम होने लगता है, मरने की कगार पे, खत्म होने की कगार पे होता है। डिपेंडिंग अपॉन द साइजेज ऑफ ग्रेन, तो ग्रेन की साइज के ऊपर ये डिपेंड करता है। एंड देयर क्रिटिकल वेलोसिटीज, कि उसकी वेलोसिटी क्या थी, द ग्रेन्स विल बिगिन टू सेटल, और ये धीरे धीरे ये जो इसके साथ उड़ रहे थे हवा के साथ, जब हवा मरने लगती है तो ये धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं। सो इन डिपोजिशनल, अब आप देखते होंगे कि कोई पन्नी उड़ती है, उड़ने लगी, जब तक हवा रहेगी तब तक वो उड़ती रहती है, फिर ऐसे गोल गोल करके वो जाके जमीन पे सेटल हो जाती है, तो वैसे यहाँ हाल भी है। सो इन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म मेड बाय विंड, तो ऐसा डिपोजिशन लैंडफॉर्म जो कि विंड द्वारा बनाया गया है, गुड शॉर्टिंग ऑफ ग्रेन्स कैन बी फाउंड, तो यहाँ पे जो शॉर्टिंग हो जाएगी ग्रेन्स की वो देखी जा सकती है। शॉर्टिंग का क्या मतलब है, अब यहाँ पे ग्रेन्स हैं, जब आपकी हवा का आपकी तेज है, खूब तेज हवा है, तो यहाँ पर जो आपको ग्रेन्स मिलेंगे वो सारे मिलेंगे, छोटे छोटे तोड़ेंगे, उसके साथ बड़े बड़े उड़ेंगे, लेकिन जैसे 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 हवा की स्पीड कम होने लगेगी, वैसे वैसे जो बड़े बड़े वाले ग्रेन्स हैं वैसे गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे, और जब
और कम होगी तो यहाँ से बड़े वाले पहले गिरेंगे, उनसे बड़े, उनसे बड़े, उनसे बड़े, फिर एक डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें देखने को मिलेगा कि सबसे एंड में कौन वाले पड़े हुए हैं, कौन से सेटल हुए हैं जो सबसे छोटे थे। तो यहाँ हमें शॉर्टिंग देखने को मिलती है उनकी। सिंस विंड देयर आर एवरीवेयर एंड वेयर एवर देयर इज अ गुड सोर्स ऑफ सैंड, और क्योंकि विंड जो होते हैं वो चारों तरफ होते हैं, हर जगह हैं, तो जहाँ पर गुड सोर्स है सैंड का विथ कांस्टेंट विंड डायरेक्शन, और विंड की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, ये ऐसा नहीं हो रहा है कि ये इधर से उड़ा के ले जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, दोनों विंड टकरा जा रहे हैं, और कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहा है, तो वहाँ पे एक डायरेक्शन में अच्छी तरीके से कॉन्स्टेंटली ये चीज़ें हो रही हैं। तो डिपोजिशनल फीचर्स इन एरिड रीजन्स कैन डेवलप एनीवेयर, तो यहाँ पर डिपोजिशनल फीचर कहीं पर भी डेवलप हो सकते हैं अगर ये कंडीशन फॉलो होती हैं। सैंड ड्यून्स की बात करते हैं। ड्राई हॉट डेजर्ट्स आर गुड प्लेसेस फॉर सैंड ड्यून्स, ड्राई हॉट डेजर्ट गुड प्लेसेस हैं सैंड ड्यून की फॉर्मेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ऑब्स्टेकल्स टू इनिशिएट ड्यून फॉर्मेशन आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स ज़रूरी होते हैं किसी ड्यून की फॉर्मेशन के लिए। देयर कैन बी ग्रेट वैरायटी ऑफ ड्यून फॉर्म्स, तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज हो सकती हैं आपके ड्यून फॉर्मेशन की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बारचन कहते हैं। बारचन कैसे है? ऐसे बूमरैंग स्टाइल में, ये तो आपको नज़र में आ रहा है, इसको हम बारचन कहेंगे। शेफ कहेंगे, शेफ में ये थोड़ा सा ये पतला है, फिर यहाँ पे आया मोटा, पर इसका पूरा एंड यहाँ तक कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इसको शेफ कह देंगे। और उसी के साथ तो इसमें ये प्रोसेस है कि ऐसे हुआ, फिर ये पूरा और डेवलप होने लगा। फिर ये पैराबोलिक है, यानी उधर वो उस साइड जा रहा था, अब ये पैराबोल बना रहा है। फिर एक ट्रांसफर्स आएगी, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे बना रही हैं। और उसके नीचे देखेंगे, फिर ये देखिए ऐसा नदी नदी जैसे लग रही है, पानी जैसा लग रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल, ऐसी है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, ये बताएगा वेरियस टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स। एरोज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, यानी यहाँ पे एरोज विंड की डायरेक्शन बता रही हैं। तो ये ऐसे इधर को विंड जाएगी, जब इधर को विंड जा रही है तो देखिए ऐसे ऐसे फॉर्मेशन हो रहा है। फिर इधर को विंड जा रही है तो यहाँ पे ऐसे हो रहा है। ठीक, तो आप ऐसा देख सकते हैं, ट्रांसफर यहाँ पे बन रहा है, तो ऐसे विंड जा रही है हमारी। आइए आगे बढ़ते हैं अब। तो जो क्रीसेंट है, क्रीसेंट शेप ड्यून्स कॉल्ड बारचन्स, तो क्रीसेंट की तरह जो शेप में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बारचन्स कहते हैं। विद द पॉइंट्स ऑफ विंग्स, जो उसके विंग्स का पॉइंट होता है डायरेक्टेड अवे फ्रॉम विंड डायरेक्शन, वो विंड डायरेक्शन से डायरेक्टेड अवे होता है। यानी अगर यहाँ पे मैं आपको क्रीसेंट दिखाऊं तो आपका क्रीसेंट कहाँ है? ये कभी कभी भूल जाता हूँ मैं इसमें, ये हाँ, तो ये आपका बारचन हो गया। ये क्रीसेंट शेप में है, कुछ ऐसे ऐसे डिज़ाइन में है, तो आप देख रहे हैं विंड की डायरेक्शन इस साइड जा रही है, और इसका ये जो ऐसे बन रहा है सिस्टम, ये जो क्रीसेंट बन रहा है, कर्व बन रहा है, ये देखिए किस डायरेक्शन में है? विंड की डायरेक्शन इधर है, लेकिन ये बन इस साइड में रहा है। अगर इसको इधर बनना होता तो हम कहते कि जैसे इधर जा रही है तो इधर ही बन रहा है, लेकिन ये इधर को बन रहा है, तो यही चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्रीसेंट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन, यानी अवे। तो दैट इज डाउन विंड। अब डाउन विंड फॉर्म वेयर द विंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट, और वह ऐसी जगह जहाँ पे विंड डायरेक्शन कांस्टेंट होगी तो वो डाउन विंड कहलाएगा। एंड मॉडरेट एंड वेयर दी कांस्टेंट और मॉडरेट होगी, एंड वेयर दी ओरिजिनल सरफेस ओवर विच सैंड इज मूविंग, और जहाँ ओरिजिनल सरफेस है जिसके ऊपर सैंड जो है मूव कर रही है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होगी। पैराबोलिक ड्यून्स आते हैं। पैराबोलिक ड्यून्स फॉर्म व्हेन द सैंडी सर्फेसेज आर पार्शियली कवर्ड, जब वो पार्शियली कवर होते हैं विद वेजिटेशन के साथ। अब पार्शियली कवर वेजिटेशन के साथ होंगे तो आपको पता है कि जब वेजिटेशन जहाँ पे होती है वहाँ पे इरोजन हाई होती है या लो होती है, इरोजन वाट जो वहाँ पे होल्ड होती हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं, आपकी सैंड हो गई, मिट्टी हो गई, उनको होल्ड करेगी या नहीं करेगी, और विंड की डायरेक्शन को अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। अगर कोई वेजिटेशन ऐसे खड़ी हुई है, उसके ऊपर कोई आएगा, लगेगा, विंड लगेगी तो वो रोकेगी या नहीं रोकेगी, तो ये सारी चीज़ें हैं। दैट मीन्स पैराबोलिक ड्यून्स आर रिवर्स, तो पैराबोलिक जो ड्यून्स हैं वो रिवर्स बारचन्स हो जाते हैं विद विंड डायरेक्शन बीइंग द सेम, पर विंड की डायरेक्शन सेम होती है। सैफ क्या होता है? सैफ इज सिमिलर टू बारचन, ये बारचन जैसे ही होते हैं विद स्मॉल डिफरेंसेस, इसमें छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं। सेफ हैज ओनली वन विंग और पॉइंट, और इसमें मैंने दिखाया कि ऊपर
वाला दिखा, नीचे वाला नहीं दिखा, तो यहाँ पे सिर्फ एक विंग या पॉइंट होता है। दिस हैपन्स व्हेन देयर इज अ शिफ्ट इन द विंड डायरेक्शन, और ये क्यों होता है अगर विंड की डायरेक्शन में चेंजेस आ गए। द लोन विंग्स ऑफ द शिप्स कैन ग्रो वेरी लॉन्ग एंड हाई, और इसकी एक ही जो विंग है वो बहुत हाई और लॉन्ग होती है। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स जो होते हैं फॉर्म व्हेन द सप्लाई ऑफ सैंड इज पुअर, जब सैंड की सप्लाई पुअर हो और विंड डायरेक्शन कांस्टेंट हो। दे अपीयर एज लॉन्ग रिजेस, ये रिजेस के रूप में लगते हैं ऑफ कंसिडरेबल लेंथ, जिनकी लेंथ अच्छी खासी होती है बट लो इन हाइट, लेकिन इनकी जो हाइट होती है वो कम होती है। ट्रांसवर्स ड्यून्स क्या होते हैं, आर अलाइंड परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन, ट्रांसवर्स जो होती हैं वो हमेशा अलाइन होती हैं परपेंडिकुलर किसके, विंड डायरेक्शन के। दीज ड्यून्स फॉर्म व्हेन द विंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट, ये कब होते हैं जब विंड डायरेक्शन कांस्टेंट होती है। एंड सोर्स ऑफ सैंड इज एन इलोंगेटेड फीचर, और जो सैंड का सोर्स है वो एक इलोंगेटेड फीचर होता है एट राइट एंगल, यानी राइट एंगल पर होना चाहिए किसके, विंड की डायरेक्शन के। दे मे बी वेरी लॉन्ग, ये बहुत लंबे लंबे भी हो सकते हैं और इनकी हाइट जो है वो लो होती है। व्हेन सैंड इज प्लेंटी, जब सैंड की मात्रा अच्छी खासी हो तो क्वाइट ऑफन द रेगुलर शेप्ड ड्यून्स कोलिस एंड लूज दियर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये जो है अगर फिर सैंड की मात्रा अच्छी खासी हो गई तो ये कोलिस एंड लूज दियर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को ये लूज करने लगते हैं। और मोस्ट ऑफ द ड्यून्स इन द डेजर्ट शिफ्ट एंड अ फ्यू ऑफ देम विल गेट स्टेबलाइज्ड, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो ड्यून्स होते हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, परिंदों की तरह ये चलते रहते हैं। और फॉर फ्यू ऑफ देम विल स्टेबलाइज, और कुछ हैं उसमें जो स्टेबलाइज होते हैं स्पेशली नियर ह्यूमन हैबिटेशंस, तो वहाँ पे कहाँ पे ये होंगे, लगभग ह्यूमन हैबिटेशन के पास। क्यों, क्योंकि वेजिटेशन वगैरह हो गया, वहाँ पे सेटलमेंट्स हैं, तो ये सारी कुछ यहाँ पे फैक्टर्स आ जाती हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी ये वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आपकी पूरी एनसीईआरटी हो गई है, 11th वाली एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिए, एक एक लाइन पढ़ लीजिए, जो ना समझ में है 5 बार पढ़िए, गूगल से ट्रांसलेट करके पढ़िए, कहीं और से पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिएगा।